हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आइए, आज तो हम लोग फिर एक नई कक्षा और नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आप देखिए कि हम लोगों ने कल जाना था कि पुर्तगाली कंपनियां किस तरह आई और वो किस तरह अपनी साम्राज्य की स्थापना करते हुए बहुत सालों तक भारत में एग्जिस्टेंस किया। लेकिन जब उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां 17वीं और 16वीं सदी में आना शुरू कर दिया, बेसिक तौर पर डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, तो उसकी जो परला था भारत भारत में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। तो ऐसे में हम जाने थे कि पुर्तगाली कंपनियां फिर किसी एक क्षेत्र में सिमट कर रह गई। और फिर आप देखिएगा तो लगभग वो वेस्ट के जो क्षेत्र था, पश्चिमी भारत, उसमें सिमट के रह जाती है। और फिर वहीं से एक नई दौर शुरू होता है, जहां से डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी दोनों को आमना सामना होता है। लेकिन बहुत हद तक डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी के समक्ष चुनौती खड़ा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। यानी डच कंपनी की वो कौन सी स्थितियां और परिस्थितियां थी जो ब्रिटिश कंपनी के सामने टिक नहीं पाया। तो आज उन सब के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने बता रखा है कि टॉपिक बाय टॉपिक, कंपनी बाय कंपनी, पहले जितना भी कंपनियां आई है उन सभी कंपनियों को जान रहे हैं। और उसके जो जिस कंपनी के बारे में जितना एग्ज़ाम के नज़र से जाननी है उसके बारे में जान रहे हैं। और वह कौन कंपनी है जिसके बारे में डीप में जाना चाहिए, जिस पर काफ़ी समय देना चाहिए, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमने जिस तरह से एग्ज़ाम के नज़र से जितना एग्ज़ाम के लिए प्रोमिनेंट प्रश्न बनते हैं, वैसे प्रश्न को पुर्तगालियों में देख लिया। अब हम लोग पुर्तगाली के बाद आए हैं डच कंपनी के ऊपर। और डच कंपनी के ऊपर जो हम लोग देखने वाले हैं वो एग्ज़ाम के नज़र से ही सारी बातों को हम लोग रीड करेंगे और पढ़ेंगे। अनावश्यक बर्डन लेने से आपका जो सर है वो फटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है, इन सबों में अनावश्यक बर्डन ना ले। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस चीज़ को ख्याल रखें। बहुत एस्पायरेंट को लगता है कि और पढ़ लेते और पढ़ लेते और ज्ञान ले लेते। अरे यार, हम लोगों को ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को रिजल्ट देना है। अगर हम लोग को रिसर्च ही करना होता तो फिर यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम रिसर्च के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे डिमांड करता है कि क्वेश्चन के प्रश्न के अनुरूप आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप है कि नहीं, आप फैक्चुअल और कंसेप्चुअल रेडी हैं कि नहीं। इन सब गतिविधियों के देखते हुए ही कमीशन अपना जो प्रश्न है वो सेट करता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि यूपीएससी में रिसर्च वाले व्यक्तियों के लिए जगह है, लेकिन वो चाहे कि हम यूपीएससी में भी रिसर्च करें तो इसके लिए जगह नहीं है। तो आइए हम देखते हैं डच कंपनी। डच कंपनी में आप देखिए तो जो प्रथम फैक्ट्री ये खोला है, ये मसूलीपट्टनम में खोला है। कहाँ खोला है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बेसिकली आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। और ये जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा का जो शासक था उसके फरमान से खोला है ये कंपनी आंध्र प्रदेश में। अब गोलकुंडा क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ बनाएं। जब मध्यकाल के दौरान जब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं तो जो बहमनी साम्राज्य था, वही बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 भागों में विभक्त हो गया था। उसी का एक भाग है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के शासक के सहयोग से ही डच कंपनी पहली बार आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खोलता है। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। गोलकुंडा के इतिहास भी मैंने बताया कि मध्यकाल के इतिहास में जब खास करके राजनीतिक इतिहास पढ़िएगा, एक बहमनी साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 भागों में बिखर गया था। उसी का एक टुकड़ा है गोलकुंडा। क्लियर? आगे देखते हैं। 1610 में चंदगिरी के राजा के सहायता से पुलिकट को डच ने अपनी कैपिटल बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। किसको? पुलिकट को। 1610 ईस्वी के आसपास। आगे देखिएगा तो डच पुलिकट को किस नाम से बुलाते थे? तो गेंड्रिया कहते थे। वो पुलिकट को बेसिकली क्या कहते थे? गेंड्रिया कहकर बुलाते थे, या उस नाम से ये डचों में प्रसिद्ध
था। आगे देखिएगा, डचों ने पैगोडा स्वर्ण सिक्का था वो जारी किया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत प्रश्न आते हैं कि पैगोडा सिक्का जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, पुर्तगालियों को, डच को, ब्रिटिश को या अन्य को। तो ऐसे में याद रखिएगा कि डचों ने पैगोडा स्वर्ण का सिक्का जारी किया। आगे देखिएगा, तो साम्राज्य निर्माण क्यों नहीं कर पाए। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ से यहाँ तक हम लोग लगभग फैक्चुअली पॉइंट जाने, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअली पॉइंट भी देखिए किस तरह से इंक्लूड होता है, क्योंकि हमको इस एग्ज़ाम के लिए फैक्ट भी एकदम क्लियर चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर चाहिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट के जो बीच वाले जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस के अंदर कमीशन वाले प्रश्न को गढ़ देते हैं। तो कंसेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों आप स्ट्रांग रहेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के अनुरूप आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट की बात यह है कि साम्राज्य निर्माण डच कंपनी क्यों नहीं कर पाई। क्या इसमें महत्वाकांक्षा नहीं था, कि इसके अनुकूल वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी। तो वो कौन सी कारक जिम्मेवार था जिसके कारण डच अपनी साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए, अपनी एम्पायर भारत में खड़ा नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को जानिए। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो साफ साफ शब्दों में ये है कि इसका दिलचस्प जो था मसाला व्यापार पे था। सिर्फ और सिर्फ ये मसाला व्यापार पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो ऐसे में मसाला का जो प्रोडक्शन होता था भारत में, अगर अक्सर देखा जाए तो साउथ ईस्ट भारत में, यानी दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में अधिक मसाला का व्यापार होता था। तो ऐसे में ये उसी रास्ते धीरे धीरे इंडोनेशिया तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया, और लगभग ये इंडोनेशिया में ही अपना अधिकतम साम्राज्य की स्थापना किया और समय बिताया। तो याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट कि क्यों नहीं कर पाए, और दूसरा पॉइंट एक और जान लीजिए कि इसके समक्ष एक बड़ी चुनौती आ गई थी, और वो थी ब्रिटिश कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी का डच कंपनी की अपेक्षा नौसैनिक आर्मी पावर बहुत ही स्ट्रांग था। तो ऐसे में डच का प्रतिस्पर्धी कौन बनी, ब्रिटिश कंपनी। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, 1 और 2 मैंने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनी की प्रतिस्पर्धा थी। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण डच कंपनी अपनी साम्राज्य भारत में निर्माण नहीं कर पाया। ये कॉन्सेप्ट की बात होते हैं। अब डच जब भारत में आए तो कुछ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो भारत में डचों का व्यापारिक केंद्र है। तो पहला इसका जो केंद्र था वो था सूरत, दूसरा कोचीन में स्थापित किया, नागपत्तनम में स्थापित किया, पुलिकट में। अगर इसकी जो प्रथम फैक्ट्री या स्थापित कहाँ किया तो मसूलीपट्टनम में, लेकिन पुलिकट को ये राजधानी बनाया, कैपिटल किसको बनाया, कैपिटल बनाया पुलिकट को। और पुलिकट के बाद किसको बनाया, नागपत्तनम को। इस बात को याद रखिए, पहले कैपिटल कौन था, पुलिकट, उसके बाद कौन बना, नागपत्तनम। फिर देखें तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, पिपलीवन कहाँ पड़ता है, तो ये आप जाइए बंगाल में, चिनसूरा बंगाल में, कासिम बाजार बंगाल में। अब बिहार में ये भी अपना फैक्ट्री स्थापित किया पटना में, पाटलिपुत्र। यूपी में आप देखिएगा तो आगरा। अब उसी को एक मैप के जरिए देखिए, नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में देखिएगा, नॉर्थ इंडिया में तो आपका आगरा है जो कि यूपी में पड़ता है। बिहार देखिए यहाँ पे है जो कि पटना बिहार में पड़ता है। और अगर पूरब में देखिएगा ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया तरफ, तो यहाँ देखिए पिपलीवन महाराष्ट्र का, सॉरी ये बंगाल का एरिया है, चिनसूरा, कासिम बाजार। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम, और फिर ये पुलिकट और नागपत्तनम। और फिर इधर देखिएगा वेस्ट के इंडिया में तो सूरत हो गए और कोचीन हो गए। तो इस तरह से इसके पूरे भारत में जगह जगह पर व्यापारिक केंद्र स्थापित थे, जहाँ पे अपने माल को एब्जॉर्ब करते थे और फिर अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर, खासकर यूरोप में ले जाकर उच्च दामों पर बेचकर अपना लाभ और प्रॉफिट निकालते थे। तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, जब ये भारत में आया व्यापारिक गतिविधियां करने डच, तो उस समय था मुगल शासक थे, औरंगजेब था। औरंगजेब ने इस पर चुंगी लगा दिया, 3.5% चुंगी, कि आप जितना व्यापार करें
उसका 3.5% आपको क्या देना है, चुंगी यानी टैक्स कर देना है। लेकिन वही अगला जो आते हैं मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ये 2.5% कर देता है, यानी इतना इसका टैक्स कर देता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि दो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि किसके शासन, किस मुगल शासन काल में डचों पर 3.5% चुंगी कर लगाया जाता था। तो औरंगजेब थे। या पूछ देगा कि औरंगजेब के शासनकाल में डचों पर कितना प्रतिशत टैक्स था, तो 3.5%। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। इसलिए बोले ना कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों स्ट्रांग होना है। अभी आपको फैक्ट मिल रहा है, आगे आने वाले जो क्लास होंगे उसमें फैक्ट की बातें कम होगी, कॉन्सेप्ट की बातें अधिक होगी। तो आगे देखिएगा, डचों की व्यापारिक वस्तुएं, यानी भारत में जब डच आए तो डच भारत से किन किन वस्तुओं को व्यापार करते थे और किन किन स्थानों से व्यापार करते थे, इस चीज़ को भी समझते हैं। तो अब देखिए कि डचों की व्यापारिक वस्तुएं मसूलीपट्टनम और सूरत से, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और सूरत गुजरात, ये दोनों जगहों से ये नील का व्यापार करते थे। नील मीन्स इंडिगो, जिससे कपड़े वगैरह का रंगाई पुताई जो भी कह दीजिए होता है। तो मसूलीपट्टनम से और सूरत से क्या हुआ कि इन्होंने नील का व्यापार काफ़ी तेजी गति से किया। फिर आगरा, यूपी में आगरा, यहाँ से भी नील का व्यापार किया। भड़ौच, भड़ौच कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात आयात क्या निर्यात ही किया, लाता थोड़ू न था कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ भारत से ले जाते थे। तो भड़ौत से सूती वस्त्र, और बंगाल से देखिए महत्वपूर्ण है सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम। सोरा मतलब जिससे बारूद वगैरह बनाए जाते थे, बम वगैरह। अफीम जो एक नशीली पदार्थ होती है। तो इन सब पॉइंट को याद रखिएगा कि किस स्थान से किन किन वस्तुओं की व्यापार होती थी। प्रश्न यहाँ से आपको आ सकता है। अब आगे देखिए, इसी के क्रम में एक जो नोट पॉइंट है उस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आप भारत के यदि मैप को आप देखें तो ये भारत है, ये हो गया कोरोमंडल का तट, और ये कोरोमंडल का तट हो गया। और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे है मलक्का, एक क्षेत्र है। तो डच कंपनी ने मलक्का और कोरोमंडल के बीच व्यापारिक संबंध को मजबूत किया, या मजबूत देखने को मिला इसके काल में। ऐसा क्यों मिला कि एक समय ऐसा कंडीशन भी आ गया कि मलक्का कोरोमंडल के बगैर नहीं रह सकता था और कोरोमंडल मलक्का के बगैर नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से व्यापारिक वस्तुएं होती थी तो ये जो कोरोमंडल का तट है, यहाँ के व्यापार भी आकर यहाँ बेचते थे, तो इसको वस्तु मिल जाती थी। अब इसको क्या मिल जाता था, इसको लाभ मिल जाता था। इसलिए यहाँ का जो व्यापारी थे यहाँ आकर खूब व्यापार करते थे, जिससे इन लोग का वस्तु मिल गया और ये लोग का क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब ये वस्तु यहाँ पे बेचने आ रहे हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ज़रूरत की वस्तुएं भी तो पूर्ति हो जाती थी। तो ऐसे में एक समय ऐसा आया कि मलक्का कोरोमंडल के बगैर नहीं रह सकता था और कोरोमंडल मलक्का के बगैर नहीं रह सकता था। तो इस चीज़ को समझिए, ऐसा क्यों। यहाँ से आपको प्रश्न आया है, यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि वह कौन सी परिस्थितियाँ थी, वह कौन सी कंपनी थी जो कंडीशन ऐसा बना दिया कि मलक्का कोरोमंडल के बगैर नहीं रह सकता था और कोरोमंडल मलक्का के बगैर नहीं रह सकता था। तो वो था डच कंपनी के काल में। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि मलक्का और कोरोमंडल के बीच व्यापारिक गतिविधियों को इन्होंने अधिक बढ़ाया। आगे देखिएगा कि डच कंपनी का पतन का कारण। अब देखिए डच कंपनी का पतन का कारण क्यों हो जाता है। अब कोई भी परिस्थिति होती है, उसी परिस्थितियां का सामना अगर कोई व्यक्ति ना करे तो उसकी या तो साम्राज्य हो या तो कोई अवस्था हो, वो डिक्लाइन की ओर जाता है, यानी पतन की ओर जाता है। तो वह कौन सा रीजन था, कारण था कि डच कंपनी का पतन हो गया, यानी डच कंपनी भारत से इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट हो गई। तो उस अवस्था को जानिए। तो देख, एक अवस्था ये है कि
1759 में बेदरा की लड़ाई होती है और ब्रिटिश कंपनी और डच के बीच होता है। अब ये लड़ाई क्यों हुआ? तो लड़ाई होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, व्यापारिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक कंपनी। ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि हमारी यूरोप की कोई भी ऐसी कंपनी ना हो जो हमारी प्रतिस्पर्धी बने, यानी हमारे व्यापार में अवरुद्ध उत्पन्न करे। तो ऐसे में पूरे साम्राज्य का स्वामी कंपनी बनना चाहती थी। ऐसे में डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी का एक रोड़ा के तहत बाधा डाल रही थी। तो ऐसे में एक लड़ाई होती है, बेदरा की लड़ाई उसको कहते हैं 1759 में। और फिर यहीं से डच कंपनी का पतन हो जाता है और डच कंपनी फिर धीरे धीरे इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देती है। तो पहला लड़ाई, दूसरा वही कारण वही है कि ब्रिटिश कंपनी की प्रभुत्व, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी अपनी प्रभुत्व जमाना चाहती थी पूरे भारत पर। वैसे में यूरोप पर एक कंपनी आई हुई है, डच कंपनी। हो सकता है डच कंपनी भारत के क्षेत्रीय शासकों से गठजोड़ कर हम पर भारी पड़े, तो ऐसे में उससे रास्ता से क्लीन कर देना ही साम्राज्य के हित के अनुकूल होगा। और ऐसा करने में सक्षम रहे कौन? तो ब्रिटिश कंपनी। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब एक और जो इसके सेगमेंट है वो ये है डच कंपनी का योगदान। अब कोई भी कंपनी भारत में आती है तो बहुत दिन तक एग्जिस्टेंस करती है, यहाँ पे रहती है, अपनी गतिविधियाँ करती है। तो उसकी परंपराएं, उसकी कल्चर, उसके द्वारा किया गया कुछ प्रोमिनेंट कार्य, उसका प्रभाव उस एरिया पर रहता है। तो सबसे पहला इसका योगदान रहा कि मलक्का और कोरोमंडल के बीच व्यापारिक संबंध को मजबूत किया, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि किस तरह से मलक्का और कोरोमंडल के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत किया। दूसरा जो इसका प्रोमिनेंट काम रहा कि कासिम बाजार में रेशम के उत्पादन को अधिक बढ़ावा दे दिया। कासिम बाजार यानी बंगाल में। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। यही सब ऑप्शन गढ़ दिए जाते हैं ना, यही सब ऑप्शन गढ़ कर आपको कमीशन वाले लोग गलत करवा लेंगे आपको प्रश्न को। अब जैसे दे देगा कि डच कंपनी का योगदान निम्न में से कौन है। डच कंपनी का योगदान निम्नलिखित में से इस प्रकार देखा जा सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा इस तरह से और दे देगा ए और बी, 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कूट वाले जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न को वही बच्चा, वही विद्यार्थी आंसर दे पाता है जो फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। जब दोनों आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल रूप से, तो आप कूट का किसी तरह का भी प्रश्न हो वैसे प्रश्न को आप उत्तर दे ले जाएंगे। तो ये योगदान रहा किसका? डच कंपनी का भारत में। अब एक छोटी सी और पॉइंट देख लीजिए कि डच कंपनी का व्यापारिक यात्रा। ये व्यापारिक यात्रा कहने का मतलब ये व्यापारिक यात्रा कैसे करते थे, व्यापारिक यात्रा कैसे करते थे, तो उसका एक आप मोटा मोटी हिसाब लगा लीजिए। ये था इंडिया, ये क्या है? इंडिया है। इंडिया में डच यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से डच क्या लिए, मान लिए यहाँ से मसाला खरीदें, ले जाकर इंडोनेशिया बेच दिए। समझिएगा ध्यान से, इंडोनेशिया बेच दिए और इंडोनेशिया से जो बेचे वहाँ से पैसा मिला और फिर वहीं से माल खरीदा और माल खरीद कर सीधे कहाँ आ गया? यूरोप। और यूरोप के बाज़ारों में जा कर पूरे बाज़ारों में बेचा ऊंचे ऊंचे दाम पे, तो इसका प्रॉफिट अधिक हुआ। तो ऐसे में डच कंपनी प्रॉफिट में रही। समझ गए? इंडिया से माल खरीदते थे, इंडोनेशिया बेचते थे, तो वहाँ से पैसा मिला और फिर वहीं से कच्चा माल या रॉ मटेरियल खरीदे और उसी माल को लाकर यूरोप में उच्च उच्च दामों पर बेचना शुरू किया। तो यानी कम दामों में खरीदा, अधिक दामों में बेचा, तो इसका प्रॉफिट अधिक हुआ। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरी डच कंपनी का जो प्रोमिनेंट काम और प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र
और प्रोमिनेंट ट्रेडर सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था, उन सभी को जान लिया। अब इससे संबंधित आपके माइंड में, आपके नज़र में कोई प्रश्न है या कोई वैसा बातें हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए यहीं तक, मुलाकात होगी अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच हो गया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन दोनों को कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे ब्रिटिश कंपनी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम देनी है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।